हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करूंगा जिसपे कि मैं यूपीएससी से संबंधित खास करके जीएस पेपर सेकंड मुख्य परीक्षा और सामान्य रूप से पॉलिटी के से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस है, इनको जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो उसी क्रम में मैं आज सिलेबस डिस्कस करने से इसकी शुरुआत कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये काफी लाभप्रद लगेगा और आप लोग आगे इसमें दिलचस्पी दिखाएंगे और धीरे धीरे करके हम लोग सारी चीजें करेंगे इसमें जो शायद आपके लिए अत्यंत लाभप्रद होगा। मैं पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस डिस्कस कर दे रहा हूं, चूंकि मैंने जैसा कि कहा मैं पॉलिटी यानी राज व्यवस्था से संबंधित चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको पॉलिटी से रिलेटेड ही चीजें डिस्कस कर दे रहा हूं। इसमें जो सिलेबस है यूपीएससी ने बहुत शॉर्ट में दे रखा है। इसमें भारतीय राज व्यवस्था व अभिशासन करके दे रखा है और इसमें उसने संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायत राज, लोक नीति, अधिकार आधारित मुद्दे इत्यादि आगे करके छोड़ दिया है। इसे आप आसानी से अपने यूट्यूब पर देख सकते हैं, प्रिंटेड फॉर्मेट में ये दिया हुआ है। अब इसमें जैसे संविधान है तो अब संविधान में कहां से यूपीएससी प्रश्न पूछेगी ये उसने स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर हम ट्रेंड देखें, खास करके नया सिलेबस जब 2013 से जो लागू हुआ है, अगर उस ट्रेंड को हम देखें तो हम ये आसानी से समझ जाएंगे कि यूपीएससी कहां कहां से प्रश्न उठा रही है। प्रश्नों को हम टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम टॉपिक डिस्कस करते जाएंगे उसके साथ साथ यूपीएससी ने क्या प्रश्न पूछे हैं ये हम डिस्कस करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि यूपीएससी किस तरह से चीजों को रोटेट करती है और किस प्रकार से पॉलिटी का वेटेज घटता या बढ़ता है। साथ ही आपको यह भी बताया जाएगा कि प्रारंभिक परीक्षा में कितने अंक के प्रश्न किस वर्ष पूछे गए हैं पिछले 7 सालों में, और खास करके यूपीएससी के द्वारा जो आयोजित परीक्षा है उसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसमें जो राज्य लोक सेवा आयोग है, खास करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसके द्वारा जो राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता है वह भी शामिल होगा। लेकिन मैं मुख्य रूप से फोकस यूपीएससी के प्रश्नों पर करूंगा और उसकी प्रकृति के बारे में आपको बताया जाएगा। कैसे हम लिंकेजेस बनाते हैं, कैसे हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं, कैसे हम नोट्स बनाते हैं, इन तमाम चीजों के बारे में आपको गाइड किया जाएगा। तो अभी देखिए संविधान है, संविधान में कहां से क्या चीज पूछा गया है ये बात स्पष्ट नहीं की गई है, या पूछा जाएगा वो ये बात स्पष्ट नहीं की गई है। लेकिन ये जरूर है कि ट्रेंड देखने से ये पता चल जाता है कि यूपीएससी किन किन एरियाज को टच कर रही है। इसके अंतर्गत ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो फैक्ट ओरिएंटेड हैं, यानी तथ्य आधारित हैं, तथ्य अभिमुख हैं। जैसे कि आपके सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में पूछ दिया है, मतदान का अधिकार क्या किस अधिकार के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल यानी कि लाभ के पद के संबंध में प्रश्न पूछा गया है। इस तरह की चीजें जो होती हैं वो फैक्ट ओरिएंट, यानी आपको अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो हम पहले जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके उत्तर भी आपको बताए जाएंगे और डिस्क्रिप्शन के साथ बताया जाएगा कि कैसे वो, क्यों वही उत्तर होगा, क्यों दूसरा नहीं होगा। क्योंकि कुछ जगहों पर गलत उत्तर दिए हुए हैं जो यूपीएससी के स्वयं द्वारा जारी उत्तर से मेल नहीं खाते। जाहिर है यूपीएससी ने अगर प्रश्न बनाया और अगर वो उत्तर दे रही है तो हम उसी को सही मान करके चलेंगे। अतः हम लोग उस संदर्भ में चीजों को डिस्कस करेंगे। राजनीतिक व्यवस्था का जहां तक सवाल है तो इसके अंतर्गत भी फैक्ट ओरिएंटेड चीजें पूछी गई हैं। कुछ चीजें एनालिटिकल हैं और लिंकेज आधारित हैं, यानी संबद्धता आधारित हैं। दूसरे शब्दों में पहले की घटनाओं और बाद की घटनाओं को जोड़ दिया गया है। इसके अंतर्गत जैसे कि बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे विरोधी दल के नेता की अवधारणा पूछी गई है। इसी प्रकार से चुनाव से संबंधित चीजें पूछी गई हैं और इसके साथ साथ राजनीतिक दलों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो इनके बारे में भी हम लोग जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसके साथ प्रश्न डिस्कस करते चलेंगे। पंचायत राज आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये प्री के लिए भी है, मेंस के लिए भी है। और पंचायत राज में खास करके जो डिस्कशन है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है प्रारंभिक परीक्षा में, और मुख्य परीक्षा में वित्तीय जो विकेंद्रीकरण है और उससे जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं उससे रिलेटेड चीजें हैं, जो कि आपके टॉपिक नंबर 2 में दिया हुआ है मुख्य परीक्षा के सिलेबस में। लोक नीति में कैबिनेट सचिवालय, राज्य के मुख्य सचिवालय या मुख्य सचिव की नियुक्ति आदि के संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं। अधिकार आधारित मुद्दों में जो वनवासी यानी आदिवासी लोग हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, अल्पसंख्यक हैं या विकलांग या दूसरे ओबीसी वगैरह, एससी एसटी आदि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके अधिकार के संबंध में जो कानून है,
जो आयोग बने हैं, जो निकाय बने हैं, उनके संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये भी टॉपिक के साथ आपको डिस्कस किया जाएगा। अब हम लोग आते हैं मुख्य परीक्षा पर। तो मुख्य परीक्षा में आज हमारा जो संविधान है वो सहसा रातों रात प्रकट नहीं हो गया। इसमें काफी लंबा अनुभव शामिल है, पहले की घटनाएं शामिल हैं, और आप लोगों को ये जानकर के खुशी होगी कि हमारा संविधान जिन लोगों ने बनाया उनके वो केवल ज्यादा पढ़े लिखे ही नहीं थे, कानून के और संविधान के ज्ञाता ही नहीं थे, बल्कि वो नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए एक्टिविस्ट भी थे, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर भी थे, और उन लोगों ने अपने जमीनी जो अनुभव है उसको इसमें उतारने की पूरी चेष्टा की है। तो भारत के संदर्भ में संविधान का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन से उपबंध होने चाहिए, एक कल्याणकारी राज्य के तहत राज्य या केंद्र सरकार के दायित्व क्या होने चाहिए, इन तमाम चीजों के बारे में बताया गया है। और इसी ऐतिहासिक आधार में और विकास में इन दोनों चीजों को देखा जाएगा। विशेषताओं में जैसे भारतीय संघ की विशेषता है, उसके संबंध में चर्चा की जाएगी। उसी के साथ साथ जो है भारतीय जो शासन प्रणाली है, इसको बनाने के पीछे कौन सा दर्शन कार्य कर रहा था, और क्या ये एक मृत प्राय या एक आप ये कह लें कि डेड वुड है जो जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। नहीं, संशोधन के द्वारा यह एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग ट्री है, यानी एक ऐसा वृक्ष जो निरंतर ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। तो जाहिर इसमें संशोधन की भी व्यवस्था की गई है। संशोधन स्वयं एक संवैधानिक प्रक्रिया है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ये इसे दिया गया है। महत्वपूर्ण प्रावधान में जैसे मौलिक अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके बारे में चर्चा की जाएगी। बुनियादी संरचना का जहां तक सवाल है, इसमें आधारभूत लक्षण के सिद्धांत जो सर्वोच्च न्यायालय की देन है, केशवानंद भारती केस में जिसका पहली बार जिक्र किया था। हालांकि इसका जिक्र करने वाले जो जज थे, उन्होंने बहुत पहले ही गोलकनाथ केस और सज्जन सिंह केस के दौरान ही 1964 और 1967 में इसका जिक्र किया था। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, तो इसने 1980 में पहली बार ये बताया कि जो हमारा आधारभूत लक्षण है वो किसमें, लेकिन जो बुनियादी संरचना है, यानी ये बेसिक स्ट्रक्चर है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में केवल वही चीजें शामिल नहीं होंगी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हालांकि ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट की इसमें भूमिका है। इसीलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने सिलेबस में दे रखा है कि आधारभूत लक्षण के सिद्धांत के उद्विकास में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका। अब उसने इसी चीज को थोड़ा पलट दिया है, थोड़ा सा बदल दिया है। दूसरे शब्दों में ज्यादा भूमिका सर्वोच्च न्यायालय की है, लेकिन कुछ भूमिकाएं लोगों की भी हैं, एनजीओज की हैं, मीडिया की भी है। हम लोग इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। उदाहरण के लिए अगर हम लोगों की बात करें तो लोक संप्रभुता कहीं भी नहीं दिया हुआ है संविधान में स्पष्ट रूप से, लेकिन जो निर्वाचन का अधिकार है उसमें यह अंतर्निहित है। अब लोक संप्रभुता को सर्वोच्च न्यायालय बुनियादी ढांचा माने या ना माने, लेकिन ये फिर भी संविधान में अंतर्निहित है और यह स्थापित है। दूसरे टॉपिक में संघ और राज्यों के कार्य के बारे में दिया हुआ है। उसमें जहां तक संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियां हैं, उसमें हम लोग खास करके केंद्र और राज्यों के बीच जो रसाकसी है, और उसमें हम संविधान के संदर्भ में भी इसको देखने की कोशिश करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के संदर्भ में भी देखने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया कि कोरोना काल में केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार और राजस्थान सरकार और महाराष्ट्र सरकार का केंद्र सरकार के साथ जो है खींचतान है। क्या ये दलगत राजनीति से प्रेरित है? क्या ये चुनौतियां वास्तव में केवल दिखावटी हैं, वास्तविक नहीं है, या संविधान में कोई ऐसी त्रुटि है? और इन चुनौतियों से निपटने में जो आजादी के बाद खास करके 2 आयोग गठित हुए हैं, सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग, उनकी क्या भूमिका है, उन्होंने इस संबंध में क्या बताया है? इसी प्रकार से जो है स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों के खास करके स्तर पर ये नगर पालिका पर भी लागू होता है, महानगरों में नगर निगम पर भी लागू होता है। लेकिन जहां तक ये पंचायत के स्तर पर ये सवाल है, वो ज्यादा गंभीर दिखाई पड़ता है, क्योंकि अब आज भी हमारे देश में 60% से ज्यादा लोग गांवों में रहते हैं, और वहां पंचायतों के माध्यम से ही अधिकांश काम होते हैं। और भ्रष्टाचार की एक अलग समस्या वहां है, वित्तीय लेखांकन की समस्या है, लेखा परीक्षण की समस्या है, और इन सब में जो है बड़ा बाधक है पैसा। क्योंकि ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं या जो ग्राम प्रधान वगैरह हैं, वो अक्सर कहते ये सुने जाते हैं कि साहब ये काम कराने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार ने अभी तक फंडिंग नहीं की। और इसमें अच्छी खासी राजनीति भी होती है, क्योंकि ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं या प्रधान होते हैं, ये लोग भी, या ग्राम सभा के जो अन्य सदस्य होते हैं, ये लोग भी कोई न कोई राजनीतिक झुकाव रखते हैं। और अगर उनके मनपसंद वाला राजनीतिक दल सत्तारूढ़ है,
तो वो कम पाने के बाद भी उसकी तारीफ करते हैं, अन्यथा वो उसकी इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ हकीकत भी है, जैसे कि वास्तव में अभी तक पंचायतों को राजस्व संग्रह के व्यापक आधार जो हमारे 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं आदि के संबंध में जो चीजें दी गई हैं, जो अधिकार दिए गए हैं, वो वास्तव में पंचायतों को नहीं मिल पाए हैं और नगर पालिकाओं को भी नहीं मिल पाए हैं। उदाहरण के लिए पंचायतों को अभी भी कर लगाने का अधिकार नहीं दिया गया है, उनको फीस वसूलने का अधिकार नहीं दिया गया है, टोल टोल और ड्यूटीज लगाने का अधिकार नहीं दिया गया है, यानी शुल्क प्रशुल्क आदि जो है, जैसे कि वो गांव के लोगों से कर वसूल नहीं सकते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि गांव में बहुत सारी चीजें कर मुक्त हैं, जैसे कृषि आय पर कर नहीं हो तो राज्य सरकार के अधीन ही आता है। लेकिन पंचायतों को किन किन चीजों पर कर लगाना है, किस किस चीज से कर संग्रह, जैसे बाजार लगते हैं उनसे वो ले सकते हैं, जो सार्वजनिक स्थल हैं जैसे पंचायत भवन आदि हैं उनका कोई इस्तेमाल करता है शादी ब्याह के लिए या किसी अन्य चीज के लिए, और भी बहुत सारे काम है जैसे सामाजिक वानिकी है, सामुदायिक वानिकी आदि है, उसके संबंध में वो गांव के लोगों से कर संग्रह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तालाब वगैरह की नीलामी है, उसका राजस्व वो किस हद तक इस्तेमाल करें, किस हद तक नहीं, इन सब चीजों के बारे में बहुत सारी चीजें गोल मटोल कर दी गई हैं। अतः हम लोग इसमें इन सब चीजों का बृहद रूप से जिक्र करेंगे और देखेंगे कि वो हस्तांतरण, शक्तियों और वित्त के हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां, उससे जुड़ी हुई चुनौतियों की स्थिति क्या है वर्तमान में। इसी प्रकार से अगला टॉपिक है और वो यह है कि केंद्र और राज्य के जो विभिन्न संगठन हैं और स्वयं केंद्र और राज्य के बीच अब जो शक्तियां और उनके जो इकाइयां जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, उनके बीच शक्तियों का पृथक्करण किस, जैसे आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, लाभ के पद का सिद्धांत है, यह मुख्यतः इसी बात पर निर्भर है कि जो नेता खादीधारी वस्त्र पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, वो कार्यपालिका के आड़ में किसी पद को ग्रहण करके और उसका दुरुपयोग करके अपना खजाना भरने की कोशिश न करें। इसीलिए लाभ के पद की अवधारणा लाई गई है कि भाई जो नेता हैं वो वास्तव में खास करके एमपी एमएलए आदि जो हैं वो जनसेवा के लिए बने हुए हैं, और वो कैसा ऐसा ना हो कि वो चुनाव जीतने के बाद उनकी टकटकी केवल उस पद पर लगी रहे जहां वो मलाई काट सकें। तो ऐसे संबंध इसके संबंध में शक्तियों के पृथक्करण की जरूरत पड़ती है। लेकिन इससे ज्यादा इससे जुड़े हुए विवाद भी हैं, वो केवल मंत्रियों, नेताओं और सरकार के बीच ही नहीं है या विधायिका के बीच, वो कर्मचारी, अधिकारी और सरकार के बीच है, यानी कार्यपालिका जो खास करके मंत्री लोगों से बनी हुई कार्यपालिका या शीर्ष कार्यपालिका है, उसके बीच भी है। तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए? इसकी शुरुआत एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन में विटलेइज्म, विटलेवाद कहते हैं, उससे हुई थी, जिसे सुधार करके और भारत में 1951 में जैसे आपके एडी गोरवाला समिति का गठन हुआ, 1953 में फिर पॉल एच एपलबी समिति का गठन किया पंडित नेहरू ने। तो इन लोगों के सुझाव पर OM&M ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड, संगठन और पद्धति जैसी व्यवस्था की गई सचिवालयों में। साथ ही विवाद निवारण के संबंध में भी तमाम सुझाव दिए गए। अंततः आकर के प्रशासनिक सुधार, DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेज, यानी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग नाम से एक अलग विभाग ही बना दिया गया। ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन आता है, जिसका कैबिनेट मंत्रालय प्रायः प्राइम मिनिस्टर के पास होता है और केवल राज्य स्तर के मंत्री ही उसमें चीजों को देखते हैं। DOPT वगैरह सब उसी के अंतर्गत आते हैं। DOPT एक विभाग है। विभाग, मंत्रालय और विभाग की व्यवस्था इसलिए की गई है कि बजट के माध्यम से उनको पैसा दिया जा सके। अंततः पैसा सरकार को ही देना है और पैसा देने के लिए सरकार को विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहना है। जो निचले सदन के प्रति उत्तरदायित्व है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, वास्तव में वो इन्हीं सब चीजों में परिलक्षित होता है। उसके बाद का जो चौथा टॉपिक है वो ये है दूसरे देशों के साथ भारत की संवैधानिक योजना। अब जैसे अमेरिका के साथ भारत के संवैधानिक योजना को लेकर के एक प्रश्न पूछा हुआ। यूपीएससी की खासियत है कि वो जो टॉपिक टच करती है वो जनरली अगले 3-4 सालों तक उसको टच नहीं करती है, इसलिए गेस करना आसान रहता है कि इस बार कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। और यूपीएससी में हमेशा तैयारी करके जाना चाहिए ताकि परीक्षा भवन में 3 घंटे किसी की कलम न रुके, और जिसकी कलम 3 घंटे नहीं रुकी उसको 100% IAS बनना ही बनना है। तो पिछले साल जैसे क्वेश्चन पूछ दिया है, भारत और अमेरिका दो विशाल लोकतंत्र हैं और दोनों में कई लोकतांत्रिक मूल्य कॉमन है, साझा हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछा हुआ था। जैसे मान लीजिए रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, संविधानवाद है, संविधान है, लिखित संविधान है,
और उसके अलावा मौलिक अधिकार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब कुछ कॉमन फीचर्स हैं दोनों देशों के बीच। साथ ही संघीय ढांचा जरूर अलग है दोनों देशों का, लेकिन फिर भी भारत में डीडी बसु साहब लिखते हैं कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो ये पूरी तरह से परिलक्षित होती है इस बात से कि परस्पर विरोधी विचारधारा वाले दल जो है राज्यों में शासित होते हैं। केंद्र में किसी और दल की सरकार है, आज की डेट में भी राज्यों में किसी और दल की, और फिर भी वो सर्वाइव कर रहे हैं। राष्ट्रपति शासन केंद्र नहीं लगा सकता, वो मुंबई केस के बाद वो जमाना लद गया। तो इस प्रकार से भारतीय संवैधानिक योजना की जब हम तुलना करेंगे दूसरे देशों के साथ, तो इसमें जो पहलू कॉमन होंगे खास करके उन पर हम लोग, चूंकि अमेरिका में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था नहीं है तो हम लोग इसका जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग कनाडा से अगर तुलना करेंगे या किसी दूसरे देश से, तो हम लोग जरूर कुछ इस तरह के फीचर्स पर भी जिक्र करेंगे। उसके बाद से संसद और राज्य विधायिका का जो अगला टॉपिक है, उसमें संसद की संरचना, राज्य विधायिका की संरचना, दोनों के कार्य क्या क्या हैं। अब जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट्री फोरम के बारे में, पार्लियामेंट्री ग्रुप के बारे में पूछ दिया, पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में, तो वो पैरेलल है राज्य विधायिका के साथ भी, लेकिन राज्य विधायिका की शक्तियां सीमित हैं, संसद की शक्तियां असीमित हैं। कई मामलों में संसद को राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार है, हालांकि राज्यों को संघीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए जो है, लेकिन संसद के पैरेलल होने के नाते बहुत सारी चीजें जो संसद पर, उसकी प्रक्रिया, खास करके उसकी संरचना, कार्य संचालन जिसको हम लोग कहते हैं प्रक्रिया, वो दोनों के एक है। विशेषाधिकार भी, जैसे 105 में अगर संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और स्वयं संसद के विशेषाधिकार का जिक्र है, तो उसी प्रकार से 194 के अंतर्गत जो राज्य विधानमंडल हैं उनके सदस्यों और स्वयं उस निकाय, उस संस्था के विशेषाधिकार का जिक्र है। इसी प्रकार से दोनों 191 और 102 जो है वो संसद पर लागू होता है, 191 राज्य विधानमंडल पर। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या जो निरर्हता, जो अयोग्यता संबंधी उपबंध हैं, वो दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें कॉमन है संसद और राज्य विधायिका में, और इनसे संबंधित जो शक्तियां हैं, विशेषाधिकार है और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय इसमें दिया हुआ है। अब उत्पन्न होने वाले विषय के संबंध में जो वर्तमान में चीजें चल रही हैं, जो पहले घटित हुई हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली सच्चाई ये है कि इसी में राष्ट्रपति शासन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कार्यपालिका से कम विधायिका से अधिक जुड़ा हुआ है। और इसके बाद का जो टॉपिक है कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, इसमें हम लोग कार्यपालिका जैसे कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो केंद्रीय मंत्री परिषद होती है, चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता वाली जो राज्य मंत्री परिषद होती है, या दोनों के पास कैबिनेट होते हैं, और इसके साथ साथ न्यायपालिका की जो संरचना है, राज्यों में हाई कोर्ट है, अधीनस्थ अदालतें हैं, केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है, संघ सूची में हालांकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों ही है, लेकिन हाई कोर्ट मुख्यतः राज्य की जो अधिकारिता होती है उसी अधिकारिता में कार्य करते हैं, वही अधिकारिता उनकी भी होती है, माने उसकी अधिकारिता में कार्य नहीं करते, वही अधिकारिता उनकी भी होती है। और सर्वोच्च न्यायालय की पूरे देश में होती है, ठीक वैसे ही जैसे कि संघीय कार्यपालिका की होती है। अब इनकी संरचना के बारे में हम चर्चा करेंगे। संरचना पहले पृथक पृथक करेंगे, जैसे न्यायपालिका से जो मेल नहीं खाता। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को परामर्श देने के लिए उसका कोई अलग से कार्यालय होता है। तो ये जो पृथक है उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और संगठन और कार्य भी इसमें दिया हुआ है। और इस तरह से हम लोग कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना में जो कॉमन चीजें, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भी प्रशासनिक अधिकार होते हैं। एक्चुअली 145 के अंतर्गत उसको जो अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जो व्यवस्था है उसको संचालित करने के अधिकार मिले हुए हैं। ऐसे मामले में वो प्रशासनिक अधिकारी भी है। इसीलिए यह प्रश्न या यह बहस अक्सर छिड़ जाती है कि क्यों ना प्रशासनिक मामले में जब वो कार्य कर रहा हो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर का, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उसको लाया जाए, उसके ऑफिस को लाया जाए। और जाहिर है जब उसका आएगा तो राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी आएगा, क्योंकि वो भी राज्य में मुख्य प्रशासनिक, वो तो उसका पावर तो और ज्यादा है, चूंकि अधीनस्थ अदालतों पर भी उसका सीधा नियंत्रण होता है। तो लेकिन इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए तमाम आयाम हम लोग बनाएंगे, और ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती से चीजों को डिस्कस करेंगे। आप फिर ये देखेंगे कि उसके संगठन और कार्य क्या है। जैसे आज की डेट में कई सुधारों के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं। स्वयं लोढ़ा साहब, आर्यम लोढ़ा साहब, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उनका ये मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए अपना एक अलग से सचिवालय होना चाहिए। यानी संगठन और संरचना को लेकर के कई तरह के सुझाव उन्होंने दे रखे हैं। और इस प्रकार से जो है न्यायपालिका को
के पास अपना अलग एक खुफिया तंत्र होना चाहिए। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच जो है संचार के लिए व्यवस्था, डिफाइंड व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये जांच एजेंसियां होनी चाहिए। तमाम तरह के उन्होंने सुझाव दिए, लेकिन अब उनमें से कोई अभी तक तो लागू हुआ नहीं। यहाँ तक कि आपके जब इन्होंने एनजेएससी को रद्द किया था जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने, तो उसमें भी इन चीजों को माना था। इसी को लेकर के मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जिसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा, ये सामने आया था। तो इसके साथ साथ सरकार के मंत्रालय विभाग, जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस किया, मंत्रालय और विभाग कई जगह एक होते हैं, जैसे रेलवे मंत्रालय भी है और विभाग भी है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ मंत्रालय भी है, विभाग भी है, लेकिन कई बार वो अलग भी होते हैं। उदाहरण के लिए वित्त मंत्रालय विभाग एक नहीं है, वित्त मंत्रालय के अधीन 4 विभाग हैं। इसी प्रकार से गृह मंत्रालय के अधीन प्रमुख 5 विभाग हैं। कार्मिक और पेंशन मंत्रालय के अधीन जो है 3 विभाग हैं। तो कई बार मंत्रालय विभाग एक नहीं होते, मंत्रालय बड़ा होता है, विभाग उसके अंतर्गत होते हैं। और जब ऐसा होता है तो जो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं केंद्र में, उन्हीं में से कोई विभागीय सचिव बनता है। और जैसे वित्त मंत्रालय में 4 सचिव हैं, कोई राजस्व विभाग का सचिव है, कोई व्यय विभाग का है, कोई आपके आर्थिक मामलों विभाग का है, कोई वित्तीय सेवा विभाग का है। तो ये सब चीजें आप लोगों को आगे बताई जाएंगी। और मंत्रालय विभाग बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, किस पर्पज को सरकार प्राप्त करना चाहती है, इसमें विद्वानों के सुझाव क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, क्यों नॉन टेक्निकल सर्विसेज में एलाइड आईएएस से लोग यहाँ जाते हैं। जैसे रेलवे में नॉन टेक्निकल, जैसे आईआरटीएस है, आईआरएएस है, आईआरपीएस है, वो सिविल सेवा के एलाइड सर्विसेज से लोग जाते हैं। लेकिन वही आईएएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस से या एससीआरए से वहां मैकेनिकल इंजीनियरिंग या टेलीफोन से संबंधित, टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित जो विभाग हैं, या सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित जो विभाग हैं, उसके लोग वहां सेलेक्ट होकर के जाते हैं, जो प्रमुख रूप से क्लास 1 अधिकारी होते हैं। इसके साथ साथ हम लोग दबाव समूह की चर्चा करेंगे, एनजीओ, सिविल सोसाइटी की भूमिका इसमें, औपचारिक अनौपचारिक संगठन जैसे कर्मचारी यूनियन या आईएएस एसोसिएशन या औपचारिक संगठन है, लेकिन अनौपचारिक संघ तमाम है। वर्तमान सरकार के ऊपर इनका काफी दबाव रहता है, हालांकि वो साफ साफ पल्ला झाड़ लेते हैं, कहते हैं भाई हमारा सरकार के मामले में कोई दखल नहीं रहता, लेकिन अनौपचारिक संघों की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकैत द्वारा स्थापित भारतीय किसान यूनियन है। यह किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है, ये अनौपचारिक संगठन की तरह कार्य करता है, लेकिन इसका अच्छा खासा प्रभाव किसान नीति को बनाने में केंद्र और राज्य सरकार पर रहता है। तो शासन प्रणाली में उनकी भूमिका क्या होती है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम मुख्य रूप से 1951 का जिक्र किया जाता है, हालांकि पहला 1950 में बनाया गया था और 1951 को कई बार संशोधित किया गया है। कई बार यहाँ तक कि इंदिरा गांधी के समय में, राजीव गांधी के समय में, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, उसके पहले भी देवगौड़ा साहब के समय में, और फिर मनमोहन सिंह साहब के समय में, यहाँ तक कि मोदी साहब के समय में, इसमें कई संशोधन किए गए हैं, जिनके बारे में आपसे आगे। लेकिन मुख्य रूप से जो प्रश्न आ रहे हैं, वो प्रश्न वास्तव में निर्वाचन आयोग और जो वर्तमान में निर्वाचन से संबंधित जो जुड़े हुए विवाद हैं, जैसे कि क्या संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव, यानी लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं, तो यह एक प्रमुख मुद्दा। इसी प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बहस हो रही है। क्या निर्वाचन आयोग को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर मिलना चाहिए, क्योंकि निर्वाचन आयोग के ऊपर कोई भी कुछ भी आरोप लगा देता है, कुछ भी बक देता है चुनाव के दौरान कि ये सरकार की एजेंसी की तरह से काम कर रही है, और निर्वाचन आयोग बेबस और लाचार बना रहता है। तो इसके संबंध में जो जैदी साहब थे, पहले निर्वाचन आयुक्त थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक है विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व। जैसे कैग के बारे में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पूछ चुका है, वित्त आयोग के बारे में पूछ चुका है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनकी शक्तियां क्या है, इनके कार्य क्या है, उनके उत्तरदायित्व क्या है। अब यूपीएससी की बारी है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इस साल या अगले साल तक संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इनसे संबंधित तमाम तरह के डायमेंशंस हैं। उदाहरण के लिए संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशें क्या केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी या राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी होती हैं, लोक सेवा आयोगों की सिफारिशें कुछ मामलों में, खास करके जैसे कि पदस्थापन है या अनुशासनात्मक कार्रवाई है, तो आप लोगों को संविधान के दायरे, चूंकि संवैधानिक निकाय है ये, तो संविधान के उपबंधों के दायरे में ही, उसके परिप्रेक्ष्य में ही चीजों को डिस्कस किया जाएगा। आप लोगों को ये बताया जाएगा कि वो कहां तक बाध्यकारी है, कहां तक नहीं है या बिल्कुल नहीं है। इनके बारे में चर्चा आगे की जाएगी। इसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। और इसी प्रकार से आखिरी टॉपिक है सांविधिक विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय। आपको बता दें कि
नियमित अदालतों पर बहुत ज्यादा बोझ है। इनके बोझ को कम करने और कुछ स्पेसिफिक एरिया में, जैसे मान लीजिए कि मोटर व्हीकल एक्ट है, जैसे रेंट कंट्रोल एक्ट है, इसी प्रकार से मान लीजिए टैक्स संबंधी विवाद है, कर संबंधी कोई विवाद है, या मान लीजिए जो बाहर से जो ये जीएम पौधे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो पौधे हैं, उन पौधों को भारत में अलाउ किया जाए कि ना किया जाए, इससे संबंधित मुद्दे हैं। बीमा संबंधी मुद्दे हैं, टेलीकॉम से संबंधित मुद्दे हैं, क्या रेंटल हो, किस प्रकार से ग्राहकों की सेवा करें, जो इससे संबंधित जो ऑपरेशन करने वाले तमाम तरह के जो की कंपनियां हैं। तो इस संबंध में तमाम तरह के निकाय बना दिए गए हैं। इनको न्यायालय की भांति शक्तियां प्राप्त है, जैसे इनमें से अधिकांश को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन इनको आपराधिक मामलों में शक्तियां प्राप्त नहीं है। वो पावर केवल रेगुलर कोर्ट के पास है। दूसरे शब्दों में, ये किसी को मृत्यु दंड नहीं दे सकते, या 7 साल या 10 साल की सजा नहीं दे सकते। ये कुछ समय तक की सजा दे सकते हैं और अर्थदंड लगा सकते हैं। तो न्यायालय की तरह शक्तियां हैं, किंतु ये न्यायालय ही नहीं है। अतः इसलिए अर्ध न्यायिक है। चूंकि ये संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, इसलिए इनको सांविधिक कहते हैं। और इनको जो पावर मिला हुआ है, उस डायरेक्शन को मानना उस क्षेत्र में लगी हुई जो कंपनियां, उनके लिए बाध्यकारी होता है। इसलिए इनके पास विनियामक शक्तियां हैं। जैसे आरबीआई भी एक विनियामक संगठन है या निकाय है, उसी प्रकार से सेबी है, उसी प्रकार से इरडा है, ट्राई है, आपके एनसीएलटी है, एनसीएलएटी है, इसी प्रकार से एनजीटी है। आजकल तो ये काफी चर्चा में, हो सकता है इनसे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाएं। बहुत सारे प्रश्न इनसे बन सकते हैं। इनके बारे में हम लोग रेगुलर लेक्चर में जब एक एक टॉपिक हम डिस्कस करना शुरू करेंगे, तो उनसे संबंधित प्रश्न आपको भविष्य में कैसे बन सकते हैं वो भी डिस्कस किया जाएगा, और जो पहले पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद। इसी तरह से इस वीडियो को देखते रहिए। आगे आप लोगों को बहुत ज्यादा लाभ होगा, शायद आप लोगों की कल्पना से ज्यादा।